अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपील जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कर रखी थी। अपीलों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है और इस चीज़ का फ़ैसला सुनाया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सज़ाएँ यूं ही बरकरार रहेंगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अदालत में इन पर्सन ख़ुद आना होगा, ये उनके लिए लाजिम चीज़ करार दी गई है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आके अपनी सज़ाओं का सामना कर सकेंगे, अदलिया का सामना कर सकेंगे। ये कब मुमकिन होगा, आज के प्रोग्राम में ये भी जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इस चीज़ पर भी बहस करेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस सारे अमल से गुजर जाने के बाद उनकी सियासत पर क्या असर पड़ सकता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्या ये इरादा रखते हैं कि वो हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी दस्तक दें। बहरहाल इस हवाले से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, अपने मेहमानों से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं और उनसे जानने की इस सारी सूरत के हवाले से कोशिश करते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें रसूल बख्श रईस साहब, तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वेलकम टू द शो रसूल बख्श रईस साहब। सर ये बताइए कि अदालतें आप जानते हैं कि तलब कर रही हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, लेकिन वो आ नहीं पा रहे अपनी सेहत की वजह से, जो उनका कहना है। अब आज का भी जो सारा मैटर था जिसमें फ़ैसला सुनाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, अपीलें खारिज कर दी गई सज़ाओं के ख़िलाफ़। कोर्ट इस चीज़ के ऊपर डिटर्मिंड है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना होगा, अदालतों का सामना करना होगा, सज़ाओं का सामना करना होगा। क्या हो रहा है और क्या असरात इसके मुमकिन तौर पर नून लीग की सियासत पर हो सकते हैं, क्या देखते हैं? देखिए, अगर मियां नहीं आते तो जाहिर है कि पार्टी उस तरीके से मुअस्सर नहीं रहेगी जिस तरह से कि मुमकिन तौर पर हो सकती है जब मियां साहब यहाँ पे हों, अवाम के साथ हिमायतों की सफ़ों में। और जाहिर है कि पाकिस्तान की सियासत सिर्फ सड़क और जुलूस और जलसे की सियासत नहीं, आदमी की सियासत नहीं, बल्कि ये तो जो हुक्मरान टोले हैं, धड़े हैं, जो एलीट हैं पाकिस्तान के, उनकी सियासत, उनके दरमियान में गठजोड़ होता है। तो गठजोड़ के लिए ज़रूरी है कि आपको यहाँ लोगों से मिलना होगा। और ये भी हमने देखा है कि अगर कोई लीडर या पार्टी ज़्यादा देर तक इक़्तिदार से रह रहे तो फिर काफ़ी लोग पार्टी छोड़ के कोई और जमातों का रुख भी करते हैं। तो ये तमाम खदशात के लिए मौजूद हैं, लेकिन मियां साहब उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक कि सज़ाओं का ख़तरा उनके सर से टल नहीं जाता। और इस वक्त वो मौजूद है। और ये जो फैसला हाई कोर्ट की तरफ से आया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, वो उन्होंने सज़ाओं को बहाल इसलिए किया है कि वो पेश नहीं हुए। लेकिन अगर वो पेश होते हैं तो जो लोअर कोर्ट का फैसला है वो उसके खिलाफ अपील सुनी जा सकती है। जिस तरीके से वो मरियम नवाज साहिबा और साहब वो सुन रहे हैं, वो सुना जाएगा, लेकिन वो इतना बड़ा खतरा मुंह लेके पाकिस्तान नहीं आएंगे। उनकी सियासत को नुकसान हो सकता है और जाहिर है कि उनकी अगर वो नहीं होंगे तो फिर ये दो बयाने मुस्लिम लीग के अंदर चलते रहेंगे, शहबाज शरीफ का एक, मरियम नवाज का, उससे भी वो तकसीम पैदा हो। लेकिन सर अब मैं एक चीज़ में ऐड करना चाहता हूँ, अगर मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं तो ये तो क्लियर है कि नवाज शरीफ साहब को एक केस में 7 साल, एक में 10 साल की सज़ा है। वो जेल पहले भी आप जानते हैं कि काट चुके हैं, तबीयत नासाज है, वहाँ पर वापस चले गए लंदन में इलाज की गर्ज से। यानी अगर वो आते हैं वापस पाकिस्तान तो वो सीधा जाएंगे जेल में या उनको इससे गुजरना पड़ेगा। आपके ख्याल से जो आप बयान कर रहे हैं कि एक तरफ उनकी सियासत जो है वो डूबती हुई नज़र आ रही है या मुमकिन तौर पर डूब जाएगी, तो क्या इसका इदराक नवाज शरीफ या उनके इर्द गिर्द जो उनके मशवरा देने वाले हैं उनको नहीं इस चीज़ का इदराक, या उनके जहन में क्या चल रहा है या क्या हो सकता है? बिल्कुल उनको है, और वो हमसे ज़्यादा जानते हैं अपनी पार्टी के बारे में, बाखबर हैं, सब मुस्बरात उनके सामने हैं, सब कुछ है। फैसले तो उन्होंने करने हैं और जाहिर है कि वो एक पार्टी बना चुके हैं, एक जिनका क्रेडिट उनको जाता है कि मुस्लिम लीग बिल्कुल कई धड़ों में बटी हुई थी और भी धड़े हैं, लेकिन उन धड़ों की हैसियत नहीं है कि वो लीग एक ख़ानदान की सियासत है और उससे ज़्यादा नहीं है, और वो भी बड़ा महदूद हद तक बिरादरी ज़ात तक चंद सीटें उनके पास है। बाकी जो लीगें हैं वो बस ना होने के बराबर है। तो एक ही मुस्लिम लीग है, वो नून लीग है। उन्होंने बड़ी मेहनत से उसको बनाया है, एक नेटवर्क बनाया है सारे पाकिस्तान में लीड्स का, वो उनकी हिमायत में अभी भी खड़ा है। मुस्लिम लीग नून की एक अपनी कंस्टिट्यूंसी है, एक अपना हल्का असर है
पंजाब में भी है, खैबर पख्तूनख्वा भी है, हर जगह के ऊपर है, और वो नवाज शरीफ साहब के साथ हैं। तो जाहिर है कि वो अपनी कश्ती को इस तरह से नहीं डुबोएंगे, और जो इंतखाबात करीब आते जाएंगे उनको फैसला करना होगा। और मेरा ख्याल ये है कि अगर उन्हें ये खदशा हुआ कि ये पार्टी डूब सकती है, तो मियाँ साहब तमाम खतरात के बावजूद वापस भी आ सकते हैं, लेकिन वो इतना जल्दी वापस नहीं आएंगे। जब इंतखाबी मुहिम अगले इंतखाबात के लिए शुरू होगी तो शायद आ जाए। ये मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, मेरे पास कोई इतलात नहीं है, मेरा अंदाज़ा ही है। अच्छा सर, अब ये बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान पे ये लाजिम है अदालती हुक्म की वजह से कि वो इनको वापस पाकिस्तान लेके आए, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत के पास ऐसी कोई भी ट्रीटी, कोई MOU, कोई मुआहिदा नहीं है कि वो मियाँ नवाज शरीफ को या ऐसे किसी भी एब्सकॉन्डर को वापस ला सके। उनकी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेगी जी हमें भेज दें, ये इन केसों में मतलूब हैं, इनको सज़ाएँ हैं। सो वेयर डू आवर गवर्नमेंट स्टैंड? वी डोंट हैव एनीथिंग इन आवर हैंड। बिल्कुल नहीं है, और नहीं ला सकते, नहीं। एक तरफ सियासतदान है, दूसरी तरफ आम जराइम पेशा लोग। आम जराइम पेशा लोग अगर कोई ट्रैफिकिंग में मुलविस है, करप्शन में है, कत्ल वारत में है, उनको तो पकड़ दकड़ के ला सकते हैं, और बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी साथ भी देती है पाकिस्तान। लेकिन जब सियासी लोगों की बात आती है, और ऐसे लोग जो मुल्क के 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि उन पर हाथ डालना इतना आसान होता है। उनको असलम भी मिल सकती है, कौमियत भी मिल सकती है, और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रिहाइश भी मिल सकती है। तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। हुकूमत दावे करती रही है, कहते रही है, लेकिन अपना वक्त ज़ाया करेंगे अगर ऐसा करने की कोशिश की। अच्छा रसूल बख्श रईस साहब, सर ये बताएं कि अब अपोजिशन का और खुसूसन नून लीग का कहना यह है कि हुकूमत ये एक तरफा एहतसाब का अमल है जो जारी रखे हुए है, हमें सिंगल आउट करके टारगेट करके जो है ये एहतसाब का सारा अमल किया जा रहा है, ढोंग रचाया जा रहा है, जो उनका कहना है। अब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हुकूमती ओहदेदारान के ख़िलाफ़ भी हैं। ये रिसेंट जो भी केस आया रिंग रोड वाला, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने खुद इंक्वायरी के लिए कहा, तो क्या ये डिमांड या ये मुतालबा या ये ब्लेम जो है वो दुरुस्त है कि ये एक तरफा एहतसाब का अमल जारी है? नहीं, ये एक तरफा नहीं। इसमें देखें कि कितना लोग जिनका ताल्लुक नौकरशाही से है जेल में बैठे हुए हैं। ऐसे लोग भी हैं जो हुकूमती सियासी जमात के साथ रहे हैं, वो भी जेल गए हैं। और अलीम खान थे, वो जेल में गए, जेल में रहे, इंक्वायरियाँ चल रही हैं, केस चल रही हैं, वो भी उसी तरीके से ज़मानत पर यहाँ हैं जिस तरह से कि दूसरे लोग मुस्लिम लीग नून के रिहा होके जेलों से बाहर आए हैं। तो ये सब के ख़िलाफ़ है, और इस किस्म के लफ्ज़ के हमारा ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है, और हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये अल्फाज पाकिस्तान की सियासत में अहमियत और इफादियत और मतलब खो चुके हैं कि माजी में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ केसेस हुए, तो वो यही बातें करते थे जो आज PTI के खिलाफ बात कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस बनाया गया तो वो भी यही बात करते थे। तो इसलिए इनको कोई अहमियत नहीं है, और इसमें जवाब कोई तलाश नहीं किया जा सकता कि जी हमारा क्यों हो रहा है, उनका क्यों नहीं हो रहा। भैया आप ये बताएं कि आपके खिलाफ केस कोई गलत है कि अगर आपके खिलाफ इंतकाम लिया जा रहा है तो इंतकाम किस बात का, आखिर आपने हुकूमत के खिलाफ क्या किया है। ये बातें जेब नहीं देती, अहमियत नहीं इनकी। और मेरा ख्याल ये है कि ये जितना मरूसी सियासतदान है सब ने करप्शन किया, खोल के की है। और ये ऐसे केसेस हैं कि आप खुद सोचें कि मुल्क के वजीर आजम हैं और उन्होंने अकाउंट्स पनामा में रखे हुए हैं। ये कोई जेब देती है बात? और ये कोई बताने में हर्ज है कि कोई सियासतदान हो या किसी इदारे से मुंसलिक हो कि ये पूछना कोई ऐब की बात है कि आपने पैसा मुल्क से बाहर कैसे भेजा है। सर वो कहते हैं इसमें इलीगल कुछ भी नहीं हमने किया, हमने तो लीगल किया है। वो कहते हैं हमने कुछ इलीगल नहीं किया, हमने लीगल किया, हमारे बिजनेसेस थे, हमने उसके जरिए कमाया, और पाकिस्तान से बाहर अगर हमने पैसा रखा तो इसमें कौन सी इलीगल चीज़ है जो हमने की। नून लीग का तो कहना ये है ना जिनके ऊपर आप ये उंगली उठा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अदालतों को अभी तक मुतमैन नहीं कर सके कि पैसा किन ज़राए से बाहर गया, और अगर वो स्टेट बैंक के नॉलेज के बगैर और बैंकिंग सिस्टम के बगैर बाहर तरसील किया जाता है तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़िम्मे में आता है, जो एक बहुत बड़ा बैनुल-अक़वामी क्राइम है। उस पर तो बरतानिया की हुकूमत भी उनको पकड़ धकड़ का शिकार कर रही है। वो एक प्रॉपर्टी जो उन्होंने बेची, और सबको मालूम है कि किसको बेची, तो वहाँ पे अब हमारे दबाव की वजह से
जो तरक्की पजीर ममालिक है, यहाँ से 1 ट्रिलियन से कहीं ज्यादा पैसा हर साल तरसील होता है ये करप्शन का। तो हम पूछ रहे हैं उनसे कि भाई आप भी तो पूछे ना, ये जो लोग जो आपके पास बैठे हुए हैं कि वो कैसे कहाँ से वो दौलत कमा के आपके। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ रसूल रईस साहब मौजूद थे। आपके वक्त का सूरत हाल की जानिब बढ़ रही है, गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त अच्छा था एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में ज्वाइन करें मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब। वेलकम टू द शो। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। तमाम तर नज़रें इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे हैं। आज का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी अब्बासी साहब ये कह रहा है कि नवाज शरीफ साहब को इन पर्सन पेश होना होगा, अदालतों का सामना करना होगा। वो आएंगे तो उनकी अपीलों के ऊपर समाअत हो सकेगी, ये मुमकिनात में से है। कब आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब और कब मामलात आगे बढ़ रहे हैं अदलिया के और सियासत के जो उनसे जुड़े हैं? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। एक तो जो बड़ी अहम बात है जी कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो इस हवाले से बड़ी अहमियत की हामिल है कि बजट पेश हो रहा है, तीसरा बजट, जो अमेरिकी फौजियों की इनखला के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है लॉ एंड ऑर्डर की, और जो अफगानिस्तान के फ्यूचर के इम्पैक्ट्स हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। जो कश्मीर के अंदर हो रहा है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इस बजट के हवाले से जो 3 सालों से ये नाकाम माशी पॉलिसियां हैं जिनकी वजह से अवाम पिस के रह गए, ये सबसे बड़ा इशू है। आज जो अदलिया ने बात की है, बिल्कुल जब मियां नवाज शरीफ साहब का इलाज मुकम्मल होगा वो पाकिस्तान आएंगे और इंशाल्लाह इन झूठे मुकदमों का बिल्कुल बड़ी जुर्रत के साथ फेस भी करेंगे और जवाब भी देंगे। और हमारी ये कोशिश है कि इस वक्त जो एक परसेप्शन क्रिएट की जा रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क नहीं आ रहे, वो एक पूरे प्लान तरीके से लोगों का जो माइंडसेट है उसको डाइवर्ट करने के हवाले से ये काम किया जा रहा है। सबसे बड़ा इशू मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान आना नहीं है। अब्बासी साहब, सबसे बड़ा इशू जो है वो, मुझे इजाजत दें कि मैं यहीं पे एक सवाल ऐड करूं। एक सवाल ऐड करने दें। 2018 के बाद जो माशी तबाही किस तरह ऐड किया जा रहा है अब्बासी साहब? ये तो दरखास्त मियां साहब ने खुद दी है, ये दरखास्त मियां साहब ने दी है कि जी मेरी जो सजाएं हैं उसके खिलाफ अपील को खारिज किया जाए। ये तो मियां साहब की दी हुई दरखास्त है। इसमें किस तरह एक पूरी फिजा क्रिएट की जा रही है? उसके ऊपर अदालत कहती है भाई वो आएंगे तो हम देंगे ना इसके ऊपर कोई फैसला। बहुत अच्छी बात अदालत ने की। वो जब अपना इलाज मुकम्मल करेंगे तो वो वापस आएंगे, तो तब हमारा तो ये ख्याल था कि जो केसेस मियां साहब के हैं वो सेपरेट होने चाहिए जब तक वो इलाज मुकम्मल करके आ नहीं जाते। अच्छा, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू कोर्ट ने अपना दे दिया लीगली, जो वो बेहतर समझते थे। तो हम इसके हवाले से यही बात है कि ठीक है मियां साहब आएंगे और फिर केसेस में नहीं तो मियां साहब को यहाँ पे आके जो उनकी सियासत है ज़ाहिर है वो भी एक तरफ है ना, उन्होंने अपनी पूरी पार्टी है, हज़ारों लाखों कारकुनान है उसके अंदर, बहुत सारे फॉलोअर हैं उनके, तो वो भी मियां साहब की तरफ देखते हैं। वो कहते हैं कि जी एक भाई शहबाज शरीफ साहब यहाँ से कैंसर से लड़ रहे हैं, यहाँ से जा नहीं रहे, यहीं से इलाज करा रहे हैं, जेल भी काट रहे हैं, सारे मामलात भी भुगत रहे हैं, तो बड़े मियां साहब भी कोई क्या मुमकिनात नहीं है कि यहाँ पे आए और आके इलाज करा सकें अपना और अदालतों का सामना कर सकें जो लीगल प्रोसीजर से गुजरे? सामना करेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि बिल्कुल जो मुस्लिम लीग का वर्कर है वो समझता है कि इस नए हुकूमत की इंतजाम का सामना जो है वो बिल्कुल इस तरह है जिस तरह के एक बहुत बड़ी मुसीबत को गले में डालने के वाले से। देखिए बड़ी ज्यादती है। आप ख्वाजा साहब का कल देखें, हमजा शहबाज साहब को देखें, मियां शहबाज शरीफ जो हमारे सदर हैं कैंसर के मरीज हैं और 3 दफा नैब ने उन्हें जेर हिरासत रखा और अभी तक कोई रेफरेंस, कोई उनके खिलाफ केस नहीं। और मैं समझता हूँ कि इन हुकूमत के जेली केसों की सबसे बड़ी नाकामी इस हवाले से है कि 2.5 साल बाद इन्होंने फैसला किया है कि हदीबिया पेपर जो है हदीबिया केस निकाला जाए। ये साबित करता है कि सारे झूठे केस हैं। प्रोसिक्यूशन जो हुकूमत के जेली केस से बना रहे हैं नैब वाले, जो न्याजी नैब गठजोड़ है, वो नाकाम हो चुका है। और अब ये
एफर्ट्स ले रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ कोई और झूठे एविडेंस इकट्ठे कर। देखिए बासी साहब, अगर वो जाली केस या झूठे केस जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो बनाते हैं, तो ज़ाहिर इवेंचुअली जाता है तो अदालत के पास ही मैटर है ना। अदालत के लिए फ्री कैन की मौजूदगी आप जानते हैं कि ज़रूरी है, ताकि बहुत सारी प्रोसिक्यूशन है जिसने आगे बढ़ना, इंटेरोगेशन है जिसने होना है। जब एक पार्टी होगी नहीं तो किस तरह मामला आगे बढ़ेंगे और आप पूरे सिस्टम को जिस बुनियाद पे रिसीवेबल पे मियां नवाज शरीफ जो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे उनको वज़ारत उज़्मा से हटाया गया, अब बिल पास किया जा रहा है ताकि उस फैसले को सपोर्ट किया जाए। ये बहुत सी चीजें हैं, कौम जानती है ये कौन सा एहतसाब है और जो केसेस बने हैं और अदलिया भी। तो केसेस तो सर गवर्नमेंट के खिलाफ भी, उनके नुमाइंदों के खिलाफ भी हैं। आप रावलपिंडी रिंग रोड देखें, चुकी है कि ये हुकूमत सियासी इंतकाम की बुनियाद पे ये केसेस बना रही है, लिहाजा अब हुकूमत की प्ली और नैब की प्ली को भी अदलिया जो है अब्बासी साहब रावलपिंडी रिंग रोड एक रीसेंट केस है, हुकूमत के नुमाइंदों के खिलाफ है, सिटिंग एडवाइजर्स के खिलाफ है, इस्तीफे आ गए हैं, जुल्फी बुखारी साहब ने इस्तीफा दे दिया, सरवर साहब के खिलाफ आप जानते हैं कि मामला खासे तनाव का शिकार हैं सारी सूरत हाल को लेकर। तो किस तरह एक तरफा एहतसाब का अमल है? नहीं बिल्कुल एक तरफा। आप देखें जहांगीर तरीन को NRO दिया गया सरेआम और उसने केस चल रहा है जोर पे लिया, हुकूमत को ललकार के लिया कि तुम्हारा बजट पास नहीं होगा। उसकी मर्जी के अफसरान लगाए गए FIA में। 1-2 माह पहले FIA की स्टेटमेंट देखें और जब नए DG आए तो देख लें सारा जो एहतसाब है हुकूमत का कौम के सामने है। जुल्फी बुखारी यहाँ से भाग के गए हैं इस्तीफा दे के, कहाँ है आज जुल्फी बुखारी? ना वापस पाकिस्तान में आ गए। देखिए मेरी बात सुने, चीनी कमीशन में जहांगीर तरीन साहब पे जो क्लेम था, जो उस वक्त कमीशन की, मेरी बात सुने, उस हवाले से क्या कार्रवाई हुई? तो बहुत से वो जो पेट्रोलियम के मशीर हैं उनके हवाले से क्या कार्रवाई हुई? अच्छा, उसके बाद ये आप चल रही है ना सर, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पेश तो हो रहे हैं ना वो जहाँ पे उनको बुलाया जा रहा है, जहाँ भी उनको बुलाया जा रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो कमेटियां बनाई गई हैं, कमेटियों में पेश हो रहे हैं, के खिलाफ केसेस हो रहे हैं। बाकी जो हुकूमती लोग हैं, मुझे BIT का बताएं, फिर KP गवर्नमेंट क्यों गई है कोर्ट में इंक्वायरीज को स्टे करने के लिए? साकिब निसार साहब के वक्त में सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा कि ये प्रोजेक्ट जब तक कंप्लीट ना हो इसकी तमाम जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स हैं वो कोर्ट की प्रॉपर्टी होगी? और ये सारी चीजें लोगों को नजर आ रही हैं। ठीक है, चीनी कमीशन का एक हुकूमती बता दे, खुसरो बख्तियार के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, चौधरियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो, जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो, आप बताएं। मैं बिल्कुल, ये कौम सुन रही है इस वक्त। अच्छा मेरी बात सुने, अब हुकूमत का कहना इस सारे के ऊपर ये है कि इन तमाम के ऊपर केसेस अभी जारी हैं, कुछ अदालत में है, कुछ एहतसाब अदालत में है, कुछ के ऊपर कमेटीज़ बनी हुई हैं। ये सारा एक ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन है जिससे गुजरना है और उसके बाद इस पर अमल पैरा होना है। और ये भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्टेटमेंट है जहांगीर तरीन वाले मामले के अंदर कि मैं किसी भी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं दूंगा। इस पर बैरिस्टर अली जफ़र को भी उन्होंने तैनात किया कि वो भी अपनी फाइंडिंग दे, जिन्होंने सबमिट कराई आई गेस प्राइम मिनिस्टर को। तो किस तरह आप कंप्लीटली डिनाई कर सकते हैं इस चीज़ को कि जी गवर्नमेंट ये रिंग रोड के स्कैंडल में मुझे एक कार्रवाई बता दें? सर देखिए मेरी बात सुने, मेरी अर्ज सुने। देखिए आप अब जिस तरह हम जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर नून लीग और PTI इल्जामात लगा रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो आप मीडिया पे आप जो मीडिया पे तासर देना चाह रहे हैं ना साहब, वो आप कौम को इस वक्त रिलीफ चाहिए बजट में, कौम को आप यकीन कीजिए, आप हमारे प्रोग्राम देखें, आप इस चीज पे यकीन रखें कि महंगाई, मेरी अर्ज सुनिए कि महंगाई के ऊपर जितने हमने प्रोग्राम्स किए हैं, आवाम से बात की है, नुमाइंदगान से हुकूमत के बाद, ये किधर जा रहे हैं? सर सुने आप सुने रिलीफ किधर है? अब्बासी साहब जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है ना वो महंगाई से रिलेटेड, इस पे जितने शायद मैंने प्रोग्राम्स किए हैं बहुत सारे कम लोगों ने किए होंगे, लोगों के पास जाके भी प्रोग्राम्स किए, उनसे उनकी राय लिया और उसके ऊपर गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराते हैं। लेकिन अगर आज आप ये कहें कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पुअर है और नवाज शरीफ साहब ने अदालत का सामना नहीं करना, वो अपना इलाज करा रहे हैं, तो इसका कोई तालमेल आपस में बन नहीं रहा। लोग इस चीज के ऊपर मुझे एज ए प्रोफेशनल साहब भी आप बताएं, आप मुझे बताएं इस वक्त सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का यकीनन शरीफ का वापस आना है। देखिए मेरी अर्ज सुने, मेरी अर्ज सुने ना, मेरी सुने अर्ज, गवर्नमेंट का इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम पिछले 3 सालों में जो
इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको मुर्तज़ा साहब बता रहा हूँ, मैं सर बता रहा हूँ आपको, सबसे बड़ा मसला महंगाई है जो हमारे इतलात या हमारे सर्वेज हमें कहते हैं, और इसके ऊपर हम हुकूमत को और उनके नुमाइंदान को जितना अकाउंटेबल ठहराते हैं शायद उसकी मिसाल कम है। एक चीज़, दूसरा बड़ा मसला इस हुकूमत का ये है कि इस हुकूमत के जो लीडर हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने नारा बुलंद किया कि एहतसाब होगा और मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, कोई भी नहीं भाग पाएगा, कोई नहीं जा पाएगा। जब इस हवाले से सवाल किया जाता है वो कहते हैं जी हमने केसेस देखे, आप इनके अदालतों के अंदर केसेस मौजूद हैं, अब ये आए नहीं रहे, ये भाग गए हैं, ये एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो गए अदालत से, इश्तिहारी डिक्लेयर हो गए, तो मुझे बताएं कि अब हम आगे क्या करें, ये आएंगे तो आगे केस। मुझे ये बताएं, मुशर्रफ साहब के दौर में जब मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ यही इंतकामी कार्रवाइयां हुई थी, तो क्या उस वक्त ये अब्सकैंडर नहीं हुए थे? ठीक, क्या वो आप समझते हैं कि सारे फैसले इंसाफ के मुताबिक हुए थे? नहीं, बिल्कुल बहुत सारे फैसले हैं जो इंसाफ के मुताबिक नहीं हुए, या बहुत सारे ऐसे फैसले हैं। मुझे आज पनामा केस के बाकी एक्टर्स किधर गए हैं, मुझे बताएं ना। वो 399 लोग किधर गए हैं? लेकिन उनमें से सर प्राइम मिनिस्टर भी तो बहुत कम थे ना, या शायद नहीं थे। देखें, अगर वो बात आप करते हैं तो ये मुझे सिंपल बात बताएं कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब की हमशीरा ने मिनिस्ट्री क्लेम की और उनका सोर्स ऑफ इनकम भी कोई नहीं था और वो डिपेंडेंट थे अपने भाई पे, वो शादीशुदा भी नहीं, ठीक है। दूसरा, मुझे ये जवाब दें कि बनीगाला को रेगुलराइज करने के लिए जो मास्टर प्लान में 1967 के बाद जो रेगुलराइज किया है, क्या ये 62-63 क्लेम नहीं किया प्राइम मिनिस्टर ने? उसके मर्तकब नहीं हुए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मैं कहता हूं आप, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मुर्तज़ा अब्बासी साहब मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। उनका कहना यह है कि बहुत सारे ऐसे सवालात हैं, ऑब्जेक्शंस हैं जो हुकूमत वक्त के ऊपर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी उठते हैं, जिसका उन्हें तसल्ली बख्श जवाब देना होगा और उस तमाम ड्यू लीगल कोर्स ऑफ एक्शन से गुजरना होगा जिसके वो मुस्तहिक ठहरते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं एहसन भून साहब, माहिर कानून है। वेलकम टू द शो सर। ये बताइएगा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सज़ाओं के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ की अपील को खारिज कर दिया है। क्या मुमकिनात लग रही हैं, क्या लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं नवाज शरीफ साहब के पास इसको आगे लेकर चलने की? मैं समझता हूँ कि इसमें जिस हवाले से कह रहे हैं, हेलो जी जी, जिस हवाले से ये कह रहे हैं ना कि खारिज कर रही हैं, वो इसका मतलब ये नहीं है। जो ऑर्डर आया है उसके मुताबिक ये है कि ये सारी पिटीशंस जो हैं, अपीलें जो हैं, वो डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन खारिज की जी। और विद द ऑब्जर्वेशन के व्हेन एवर ही सरेंडर्स और ही इज अरेस्टेड, ही ये रिस्ट्रक्शन के लिए ही कैन फाइल एप्लीकेशन फॉर रिस्ट्रक्शन। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब के सारे जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि मियां नवाज शरीफ साहब को कोई आगे जाने की जरूरत है या कहीं और एप्लीकेशन देने की जरूरत है। इसमें मेरे व्यू के मुताबिक जो एक लीगल बात है ना, वो ये है कि मैं तो समझता हूँ कि इसमें सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इंस्टेड के इसको डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन करते, इसको एडजर्न फाइना डाई करना चाहिए था कि जब वो अपना मियां साहब दोबारा सरेंडर करें या कोर्ट के सामने आए या किसी हवाले से अरेस्ट होते हैं तो ही कैन फाइल एप्लीकेशन फॉर द फिक्सेशन ऑफ दैट केस। उसकी वजह यह है कि पहले यही सूरत हाल हुआ करती थी कभी कि ये कहते थे अयात एक केस था, उसमें नॉन प्रोसिक्यूशन खारिज कर, लेकिन जब आर्टिकल 10A आया तो आर्टिकल 10A के आने के बाद जो राइट टू फेयर ट्रायल एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीड राइट है, उसमें इंस्टेड के इसको अपना डिसमिस और नॉन प्रोसिक्यूशन, क्योंकि इसमें हमारे यहाँ तो जो प्रैक्टिस है हाई कोर्ट में कि वो मैं पीछे केस मैंने किया है उसमें जो पीओ था उसकी अब तक कोर्ट में उसको टच ही नहीं किया, साइनड आई एडजस्ट कर दिया और उसमें ऑब्जर्व किया। मैं आई वाज काउंसिल फॉर वन ऑफ द एक्यूज और यही प्रैक्टिस है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इनको ऑनरेबल अपना जो हमारा हाई कोर्ट है इस्लामाबाद, उनको इसको फाइनल डाई एडजर्न करना चाहिए था। इवन देन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द ऑर्डर, क्योंकि इसमें दूसरी प्रैक्टिस भी है, 4-5 जजमेंट ऐसी भी है जिसमें उन्होंने
कहा है कि डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन, और इसमें जब ऑब्जर्वेशन ये आ गई है तो अपना दोबारा इसकी रिस्ट्रक्शन। ठीक है, अच्छा सर, अब भून साहब ये बताइएगा कि इसमें मशरूत किया गया कि जी वो खुद इन पर्सन अपीयर हो। अब इंस्ट्रक्ट भी किया हुआ है अदालतों ने हुकूमत को कि जी आप जाएं और उनको यहाँ पर लेके आएँ, वो इश्तिहारी हैं, एब्सकॉन्डर हैं, उनको यहाँ पे होना ज़रूरी है, केस चल रहा है। अब हुकूमत पाकिस्तान के पास आप जानते हैं कोई ऐसा MOU नहीं है, कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है, कोई ऐसा मुआहदा नहीं है कि ये वहाँ से ला सके नवाज शरीफ को या किसी भी ऐसे शख्स को। तो गवर्नमेंट तो अपने फेलियर के ऊपर बैठी हुई है। अदालत के पास अब क्या ऑप्शन बचती है, वो क्या करेगी इस केस को लेके? व्हाट ऑप्शंस डू हैव इन द कोर्ट? कोर्ट के पास तो आप देखें, कोर्ट ने जब डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन कर दिया, देयर इज नथिंग लेफ्ट विद द कोर्ट। बाकी रही बात एक लीगल प्रोसेस की, गवर्नमेंट कैन अप्लाई फॉर जो इसका किसी भी PO के खिलाफ वो इशुएंस ऑफ वारंट की बात है। अब आपने बिल्कुल राइटली ये कहा कि एज फार एज UK इज कंसर्न देयर इज नो MOU, कोई कोर्स मैयर नहीं है, अडॉप्ट कर सकते। इसलिए ये अब सेफ है मियां नवाज शरीफ के लिए, बल्कि कि वो whenever he think appropriate, he can surrender and he can come before the court, he can surrender before the police कि मैं आ गया हूँ, मैं ये एप्लीकेशन देता हूँ, आप मुझे दोबारा सुने, और वो अपील जो है दोबारा उसी हवाले से मेरिट पे डिसाइड होगी। इसलिए आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म टू मियां नवाज शरीफ। ठीक है, देयर इज़ नो हार्म टू मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। हमारे साथ एहसन भून साहब मौजूद है, हमारे कानून है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम का वक्त है, आपसे इंशाल्लाह जल्द ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।